जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग भूमि संसाधन एवं कृषि, भूमि संसाधन एवं कृषि टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये लेक्चर संख्या 3 होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले क्लास में भूमि संसाधन और कृषि टॉपिक पर चर्चा किया था और भारत के प्रमुख खाद्य फसलों के बारे में, प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा हमने शुरू किया था। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने कृषि और कृषि के प्रकार और दूसरा पढ़ा था चावल की खेती के लिए प्रमुख भौगोलिक दशा के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज का पहला प्रश्न होगा गेहूं की कृषि के लिए। आज का पहला प्रश्न होगा गेहूं की कृषि के लिए, उपयुक्त भौगोलिक दशा। उपयुक्त भौगोलिक दशा मतलब गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा को लिखें या उपयुक्त भौगोलिक दशा पर प्रकाश डालें। तो गेहूं के बारे में अगर चर्चा करना हो तो सबसे पहला आपका प्रश्न होगा कि गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। दूसरा लाइन लिखेंगे इसमें आप कि यह रबी के मौसम का प्रधान फसल है। रबी का प्रधान फसल है। रबी का प्रधान फसल है। यह शुष्क कृषि की फसल है। शुष्क कृषि की क्या है? फसल है। इसकी बुआई की बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में और कटाई की बात करें तो मार्च व अप्रैल में इसकी कटाई होती है। आपको बता दें भारत के कुल अनाज का, गेहूं की बात करें तो कुल अनाज का, भारत के कुल अनाज के उत्पादन में यह 13.6% है। भारत में जितना भी अनाज होता है उसका 13.6% गेहूं का योगदान है। और आपको बता दें कि गेहूं के बारे में अमेरिका व चीन के बाद, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। भारत के कुल कृषि भूमि के 14% भूमि पर गेहूं की खेती होती है। भारत के कुल कृषि भूमि के 14% भूमि पर गेहूं की खेती उगाई जाती है। और सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। पंजाब व हरियाणा गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या करता है? ज्यादा करता है। गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशा की बात करें तो सबसे पहले बात आएगा मिट्टी कि गेहूं की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी दोमट, इसके अलावा चिकनी, जलोढ़, ये जो मिट्टी है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तापमान की बात करें कि गेहूं की खेती के लिए तापमान कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें गेहूं की खेती के तब बोते समय की बात करें कि जिस समय आप गेहूं की बुआई करते हैं उस समय टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। विकास के समय
गेहूं के अगर विकास की बात करें, जिसमें पौधा की लंबाई बढ़ रही होती है, पौधा विकास कर रहा होता है, उस समय टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और पकते समय की बात करें कि गेहूं की पकते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं के पकते समय टेम्परेचर होनी चाहिए। वर्षा की बात करें कि गेहूं की खेती के लिए वर्षा कितना होना चाहिए, तो मैंने पहले ही कह दिया कि शुष्क है तो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच, 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा अच्छी मानी जाती है। और भूमि की बात करें, भूमि कैसी हो तो समतल होनी चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, समतल होना चाहिए। और श्रम की बात कर ले कि श्रम गेहूं की खेती के लिए कैसा चाहिए, तो आपको प्रचुर मात्रा में और सस्ता भी होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में और सस्ता मिलना चाहिए, तब जा करके ये ज़्यादा अच्छा ये कर पाएगा। दूसरा जो फसल हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे ज्वार के बारे में। ज्वार की बात करें तो यह देश का तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है, तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है। ज्वार हमारे देश का तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है और देश के कुल अनाज में, देश के कुल अनाज में, बोए गए अनाज में 16.5% स्थान ज्वार का है। ज्वार की बात करें तो ज्वार की गणना मोटे अनाज में की जाती है। ज्वार कैसा अनाज है, ज्वार को हम मोटे अनाज कहते हैं। और आपको बता दें, ये जो है ज्वार शुष्क कृषि का पौधा है। ज्वार जो है वह शुष्क कृषि का क्या है, पौधा है। इसके उत्पादन की बात करते हैं तो ज्वार का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो वह है महाराष्ट्र। ज्वार का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन है, महाराष्ट्र। ज्वार बड़े पैमाने पर या बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन करता है। ज्वार के बारे में एक और विशेष बात बता दूं कि यह उत्तर भारत में, उत्तर भारत की बात करते तो उत्तर भारत में यह खरीफ का फसल है। वह दक्षिण भारत की बात करें तो ज्वार के बारे में, दक्षिण भारत में यह रबी की फसल है। ज्वार के बारे में चर्चा करूं तो मैं आपको बता दें ज्वार की खेती के लिए जलवायु दशा की बात करें तो वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर अच्छा माना जाता है। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़, दोमट और काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। तापमान की बात करें तो तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ज्वार के बाद हम अगला फसल पर चर्चा करें तो है बाजरा। बाजरा की बात करें तो बाजरा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बाजरा के बारे में पहला बात होगा कि यह मोटा अनाज है। बाजरा कैसा अनाज है, तो बाजरा यह मोटा अनाज है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कर ले बाजरा के बारे में कि कुल अनाज का, अनाज उत्पादन में, कुल अनाज उत्पादन में चौथे स्थान पर इसका है। भारत में चौथा सबसे अधिक कोई अनाज का उत्पादन होता है तो यह बाजरा है। दूसरी बात करें यह उत्तर भारत की बात कर ले तो बाजरा उत्तर भारत में खरीफ के ऋतु में बोया जाता है। वहीं दक्षिण भारत की बात कर ले, दक्षिण भारत में इसे रबी के मौसम में उगाया जाता है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। राजस्थान के अलावे हरियाणा, गुजरात, ये राज्य भी बाजरा के
बहुत बड़े उत्पादक राज्य हैं। और ये जो बाजरा है यह खाद्य फसल तो है ही, खाद्य व चारा, मतलब मानव के लिए भी भोजन देता है और पशु के लिए चारा भी उपलब्ध कराता है। इसके भौगोलिक दशा की बात करें तो सबसे पहले अगर बात कर ले मिट्टी की, तो मिट्टी इसके लिए जलोढ़, काली व चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। वर्षा की बात कर ले कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा ये है। तापमान की बात कर ले तो तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित माना जाता है। बात कर लेते हैं मक्का की। मक्का क्या है, तो सबसे पहली बात कर ले कि मक्का एक मोटा अनाज है। मक्का कैसा अनाज है, तो मक्का मोटा अनाज है। और मक्का मोटा अनाज तो है ही, और इसका उपयोग हम खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मक्का से उपयोग की बात कर ले तो और क्या होता है, तो स्टार्च, बड़े पैमाने पर स्टार्च होता है इसमें। इसे शराब भी बनाया जाता है और वनस्पति तेल भी मक्का से बनाया जाता है। मक्का मूल रूप से, मक्का मगर मूल रूप से कहा जाए तो एक खरीफ ऋतु का फसल है। मक्का मूल रूप से किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मक्का रबी के मौसम में भी, जायद के मौसम में भी, और खरीफ की मेन तो फसल है ही, वहां भी उगाया जाता है। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें कौन है, तो मक्का में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर क्या होता है, आता है। लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अगर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश को मक्का उत्पादन में पीछे कर दिया है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार भी देश का लगभग 7% मक्का का क्या करता है, उत्पादन करता है। मक्का की बात करें, दलहनी फसल की बात करें कि दलहनी फसल कौन कौन है। दलहनी फसल, दलहनी फसल की परिभाषा आप लेंगे कि जिस फसल से दाल की प्राप्ति होती है, जिस फसल से दाल की प्राप्ति होती है, जिस फसल से दाल की प्राप्ति होती है उसे दलहनी फसल कहते हैं। जैसे मूंग, चना, अरहर, खेसारी, मूंग, चना, अरहर, खेसारी ये प्रमुख दलहन फसल है। एक आता है तिलहन फसल, किसे कहते हैं। तिलहन फसल की बात कर ले कि तिलहन फसल किसे कहते हैं, तो जिस फसल से तेल की प्राप्ति होती है, जिस फसल से तेल की प्राप्ति होती है, जिस फसल से तेल की प्राप्ति होती है, जिस फसल से तेल की प्राप्ति होती है उसको हम तिलहन फसल कहेंगे। और तिलहन फसल में क्या आ जाएगा, मूंगफली, मूंगफली, अरंडी, तोरा, राई, सरसों,
सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी, तोरा, राई, सरसों, सूरजमुखी ये प्रमुख तिलहनी फसल है। और एक विशेष बात जान ले कि दलहन के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और तिलहन की बात कर ले कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो राजस्थान। राजस्थान में बड़े पैमाने पर तिलहन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तिलहन में और आपको आ जाएगा सोयाबीन भी आ जाएगा, सोयाबीन भी इस श्रेणी में क्या होता है, आ जाता है। सूरजमुखी पहले ही चर्चा कर चुका हूं। रेशेदार फसल की बात करें कि रेशेदार फसल किसे कहते हैं, रेशेदार फसल, कि रेशेदार फसल क्या है या रेशेदार फसल किसे कहते हैं, तो बड़ी आसान सा परिभाषा होगा कि जिस फसल से क्या मिलता है, रेशा की प्राप्ति होती है। जिस फसल से क्या होती है, रेशा की प्राप्ति होती है। जिस फसल से रेशा की प्राप्ति होती है उसे रेशेदार फसल कहेंगे। इसके उदाहरण हो जाएगा कपास। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है और दूसरा कौन है, महाराष्ट्र है। दूसरा आ जाएगा जूट, और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा असम है। कपास के बारे में कर दे एक महत्वपूर्ण बात कि कपास को श्वेत उजला सोना कहते हैं। कपास को हम उजला सोना कहते हैं। जूट की अगर बात करें तो इसको स्वर्णिम रेशा कहते हैं। स्वर्णिम रेशा के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला का प्रमुख फसल है जिसके बारे में जानेंगे हम लोग, उसका नाम है गन्ना। शुगर केन अंग्रेजी में कहते हैं। गन्ना क्या है, तो गन्ना के बारे में आप लिखेंगे कि ये नगदी फसल है। गन्ना कैसा फसल है, नगदी फसल है, व्यापारिक फसल है। गन्ना वार्षिक फसल है। गन्ना जो है नगदी फसल है, व्यापारिक फसल है, वार्षिक फसल है। गन्ना से चीनी और गुड़ बनाया जाता है। गुड़ के साथ साथ इसे खंड का निर्माण भी किया जाता है। और गन्ना के शीरे की बात करें, शीरे से शराब व अल्कोहल बनाया जाता है। गन्ना का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्तमान की बात करें तो वह ब्राजील है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ब्राजील नंबर 1 में है। दूसरा में किसका स्थान आता है, भारत का। आपको बता दें गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत की बात करें तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा महाराष्ट्र है। और गंगा डेल्टा, बिहार भारत में गंगा घाटी या गंगा बेसिन गन्ना की खेती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक गन्ना महाराष्ट्र में होता है। गन्ना की खेती के लिए अगर मिट्टी की बात कर ले कि गन्ना की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए ताकि गन्ना की अच्छी पैदावार हो, तो मिट्टी जलोढ़ व काली मिट्टी गन्ना की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वर्षा की बात कर ले कि गन्ना की खेती के लिए वर्षा कितना, तो 150
सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। तापमान की बात कर लें तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और श्रम की बात कर ले तो प्रचुर मात्रा में, लेकिन सस्ता लेबर होना चाहिए, ताकि कटाई बुआई में क्या कर सके, फायदा कर सके। गन्ना के बाद हम बात करते हैं चाय की, कि चाय क्या है, चाय के बारे में क्या जानते हैं। तो सबसे पहला बात हो कि चाय पेय फसल है, झाड़ीदार फसल है। चाय पेय फसल है, चाय झाड़ीदार फसल है, चाय नगदी फसल है, चाय बगाती फसल है। चाय पेय फसल है, चाय झाड़ीदार फसल है, चाय नगदी फसल है, चाय बगाती फसल है। और विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश चीन, दूसरा भारत है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश चीन है, नंबर दूसरा कौन है, भारत। भारत विश्व का लगभग 21.7% चाय का उत्पादन करता है, संसार का भारत। और आपको बता दें कि चाय में थीन नामक रसायन पाया जाता है, चाय में थीन नामक रसायन पाया जाता है। और भारत में चाय के किस्म की बात कर ले कि भारत में जो चाय का किस्म है उसका नाम क्या है, तो बोहिया, बोहिया जिसको हम चीनी भी कहते हैं, वह असामिका। बोहिया और असामिका चाय के प्रमुख किस्में हैं। और आपको बता दें चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा में पश्चिम बंगाल का नाम आता है और दूसरा स्थान आता है असम का। पश्चिम बंगाल और असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। इसके अलावे उत्तराखंड और उत्तराखंड के अलावे तमिलनाडु, उत्तराखंड और तमिलनाडु चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशा की बात करें कि चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशा कैसे होनी चाहिए, तो सबसे पहले अगर भूमि की बात करें तो भूमि ढालवा होना चाहिए। भूमि ढालवा क्योंकि चाय को वर्षा ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसके जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए। जड़ में पानी लगेगा तो पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए चाय की खेती पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, पहाड़ के ढलानों पर की जाती है, पहाड़ के ढलान पर चाय की खेती की जाती है। उसके बाद मिट्टी में अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। अगर वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, क्योंकि बारिश होगी तो पत्ता का क्या होगा, विकास होगा। श्रम तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, श्रम ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि पत्ता चुनना पड़ता है और इसलिए सस्ता श्रम मिलते। तो चाय के बागान में सबसे अधिक महिला काम करती है। महिला के काम करने के पीछे रीज़न है कि महिला कम दाम में काम करने को तैयार हो जाती है। चाय के बाद हम बात करते हैं कॉफ़ी की। ये अंग्रेजी शब्द है कॉफ़ी, इसको हिंदी में कहते हैं कहवा। ये क्या है, तो यह भी एक पेय फसल है, बगाती फसल है, पेय फसल है, बगाती फसल है। और कहवा में कैफीन पाया जाता है, कहवा में कैफीन नामक रसायन पाया जाता है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। और भारत में कहवा की कुछ किस्में हैं। भारत की कॉफ़ी को मधुर कहवी कॉफ़ी या मधुर कहवा के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कहवा की जो खेती होती है नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी
कहवा की खेती के लिए क्या है, फेमस है। और कहवा की कुछ किस्में हैं। कहवा की जो प्रमुख किस्म है उसका नाम है लिबेरिका, रोबस्ता, लिबेरिका, रोबस्ता और अरेबिका। ये तीनों कहवा के प्रमुख क्या है, किस्म है। अब एक प्रश्न आता है, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी भारत की कृषि पिछड़ी हुई है, क्यों? उससे पहले एक छोटा प्रश्न जानेंगे, भारत की कृषि को, भारत के कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? भारत के कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्यों? इसका बड़ी आसान सा उत्तर होगा, भारत के कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं कि किसान, भारत के जो किसान हैं, कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए मानसून पर निर्भर है। कृषि कार्य के लिए किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर होती है। और भारत की जो मानसून है वह क्या है, अनियमित है। भारत का जो मानसून है क्या है, अनियमित है। कभी कम वर्षा के कारण, कभी वर्षा क्या होती है, कम होती है, जिससे फसल क्या होता है, जल जाता है। और कभी वर्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिससे फसल क्या होता है, गल जाता है। भारत के कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? तो भारत के कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं क्योंकि भारत के जो किसान हैं, गरीब हैं, वह कृषि कार्य के लिए मानसून पर, मतलब वर्षा पर निर्भर है। और भारत की जो कृषि है वो अनियमित है। कभी वर्षा कम होती है, इसलिए फसल, वर्षा कम जल जाता है, सूख जाता है, और कभी ज़्यादा वर्षा होती है, इस कारण खेत में ही क्या होता है, गल जाता है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं। एक प्रश्न आता है, भारतीय कृषि की समस्या। भारतीय कृषि की अगर समस्या की बात कर ले कि भारत की कृषि की समस्या क्या है, तो भारत की कृषि की अनेक सारी समस्या है। इससे पहली समस्या है कि मानसून पर निर्भरता, मानसून पर निर्भरता। मतलब भारत के जो किसान हैं, खेतीबाड़ी के लिए मानसून मतलब वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा क्या है, अनियमित है। इस अनियमितता के कारण उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरे पिछड़ेपन के कारण है अनियमित मानसून। क्या है, अनियमित मानसून। मतलब भारत का जो मानसून है वो क्या है, अनियमित है। कभी समय से पहले आ जाता है, कभी समय के बाद आता है, इसलिए अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। तीसरी समस्या है निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता मतलब भारत के जो कृषि है, इसका उत्पादन का जो स्तर है, उत्पादन बहुत कम हो पाता है। अन्य देशों की तुलना में बहुत कम उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर। चौथी समस्या है किसानों की ऋणग्रस्तता। किसानों की ऋणग्रस्तता मतलब किसान ऋणी है। ऋणी होने के कारण कृषि में सुधार नहीं कर पाते हैं, नया तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा, भूमि सुधारों में कमी। भूमि सुधारों में कमी मतलब भारत में किसी प्रकार की भूमि का भी सुधार नहीं हो पा रहा है। छठा, जोतों का उपविभाजन। जोतों का उपविभाजन मतलब भारत का जो किसान है, खेत है वो बड़ी छोटा छोटा है। आपसी बंटवारा के कारण खेत का आकार छोटा हो गया, जिससे वैज्ञानिक तरीके से खेतीबाड़ी करना संभव नहीं है। सातवां समस्या है कृषि के व्यापारीकरण का अभाव। कृषि के व्यापारीकरण का अभाव, कृषि का व्यापार नहीं हो पाया है। आठवां समस्या है कृषि भूमि का निम्नीकरण। कृषि भूमि का
निम्नी, कृषि भूमि का निम्नीकरण, निम्नीकरण में आ जाएगा आपका जलाक्रांतता, लवणता और क्षारीयता। ये भारतीय कृषि की क्या है, समस्याएं हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। अब इसके आगे के टॉपिक पर अगले क्लास में चर्चा होगी। धन्यवाद।